इससे पिछले लेक्चर में रेडिएशन एक्सपोजर वाले टॉपिक में मैंने आपको रेडिएशन एक्सपोजर से काफ़ी ज़्यादा डराया था, लेकिन आज मैं आपको इन्हीं रेडिएशंस के कुछ फ़वाइद भी बताऊंगा। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर तलहा उबैद और आज हम चैप्टर 21 का लेक्चर नंबर 18 देखेंगे, जिसमें हमने स्टडी करना है बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूजेस ऑफ रेडिएशन। आज के टॉपिक में हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स और उनसे निकलने वाली न्यूक्लियर रेडिएशंस के फवायद देखेंगे, बायोलॉजिकल एंड मेडिकल। सबसे पहला पॉइंट आपको यह बता दूं कि कोई भी स्टेबल आइसोटोप जो है उसे हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप में बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह? हम बड़े मज़े से स्टेबल आइसोटोप पे न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करेंगे या किसी और पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करेंगे, जिसकी वजह से ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप में कन्वर्ट किया जा सकता है। और हम ये तो जानते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप या रेडियो आइसोटोप का क्या मतलब है कि जिसके अंदर से न्यूक्लियर रेडिएशंस निकल रही हों। इस मेथड से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स काफ़ी ज़्यादा वैरायटी में हमारे पास अवेलेबल भी होते हैं और ये काफ़ी चीपर भी होते हैं, यानी सस्ते में हम इनको बना सकते हैं। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के मेडिसिन में क्या यूजेस है, एग्रीकल्चर में क्या यूजेस है, साइंटिफिक रिसर्च में इनको कहाँ यूज़ किया जा सकता है या इंडस्ट्रीज में कहाँ यूज़ किया जा सकता है। अभी लेक्चर के इस हिस्से में मैं थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करूंगा कि डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं उनको हम कहाँ यूज़ करते हैं। टॉपिक का मेन थीम हमारा क्या होगा? बायोलॉजिकल एंड मेडिकल यूज। ठीक है, और इस लेक्चर के दूसरे हिस्से में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को कहाँ और कौन कौन से रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले एक छोटी सी चीज आपको बता दूं कि कोई भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है, चूंकि उसके अंदर से रेडिएशंस निकल रही होती हैं, तो हम किसी भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप को यूज कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को मॉनिटर करने के लिए, यानी ये पता लगाने के लिए कि कोई भी स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन कितनी स्पीड से हो रहा है, कहां तक पहुंचा है, किस फेज में ये चल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो बायो में प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर जो डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनको मॉनिटर करने के लिए हम इन्हीं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज करते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। प्लांट्स के अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को इस तरह से यूज किया जाता है कि प्लांट में हमने जो फर्टिलाइजर मिक्स करने होते हैं, मतलब जो फर्टिलाइजर हमने प्लांट में यूज करने होते हैं, उन फर्टिलाइजर्स के साथ डिफरेंट तरह के जो भी हमारे रिक्वायर्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं जो हम प्लांट के अंदर भेजना चाहते हैं, उन रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके प्लांट को दिया जाता है। और फिर ये तो हम जानते हैं कि प्लांट के अंदर फूड कैसे जाता है, नीचे से स्टेम के थ्रू, ऊपर फिर जो लीव्स हैं वहाँ तक, ब्रांचेस तक सारा फूड जाता है, पानी और डिफरेंट मिनरल्स वगैरह जो ऊपर तक जाते हैं। तो उन मिनरल्स या वाटर के साथ फर्टिलाइजर भी ऊपर जाएगा और फर्टिलाइजर के साथ साथ वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी ऊपर जाएगा जो हमने फर्टिलाइजर के साथ मिक्स किए। अब जाहिर बात है वो जहां जाएगा वहां से रेडिएशंस निकल रही होंगी, और इन रेडिएशंस को हम कैसे डिटेक्ट करेंगे? रेडिएशन डिटेक्टर की मदद से। यानी रेडिएशन डिटेक्टर की मदद से हम ये पता लगा लेंगे कि कोई भी स्पेसिफिक फर्टिलाइजर किसी भी गिवन प्लांट में कहां तक पहुंचा है, कितने टाइम में पहुंचा है और उसकी कितनी मिकदार पहुंची है। अब ये जो मेथड है, इससे जो फार्मर्स हैं उनको आइडिया हो जाता है कि किसी भी गिवन प्लांट के लिए कितना फर्टिलाइजर चाहिए, कितने टाइम के लिए। इसका फायदा, इवेंचुअली इसका बेनिफिट क्या है कि हम किसी भी गिवन प्लांट से अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी आउटपुट है, चाहे वो वेजिटेबल है या कोई फ्रूट्स है, वो हम हासिल कर सकें। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल आपको दूं, रेडिएशन इंड्यूस्ड म्यूटेशन। आप ये एक वर्ड सामने लिखा देख रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के अंदर से जो रेडिएशन निकल रही होती हैं, उन रेडिएशंस की मदद से हम सीड्स के अंदर या डिफरेंट प्लांट्स के अंदर हम
म्यूटेशन करते हैं, मतलब ये है कि उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करते हैं, उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, मतलब जो भी उनके अंदर बायोलॉजिकल डेफिनेशंस हैं उनको चेंज करते हैं, जिसकी वजह से किसी भी क्रॉप की क्वालिटी हम बढ़ा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राइस, इसकी क्वालिटी, इसकी प्रोडक्ट की क्वांटिटी हम काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर चुके हैं इसी टेक्निक के थ्रू। इसके अलावा चिकपी यानी चना जो है उसको काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सका है। इसके अलावा वीट यानी गंदम और कॉटन, इन सब क्रॉप्स को हमने इसी टेक्निक से यानी रेडिएशन इंड्यूस्ड म्यूटेशन के थ्रू हमने इन क्रॉप्स को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया है। इम्प्रूव करने से मेरी क्या मुराद है कि इनका यील्ड भी हमें काफ़ी ज़्यादा मिला। यील्ड से मुराद ये है कि इस मेथड से हमें जो आउटपुट पे टोटल जो जो हमें किसी भी फसल से जो आउटपुट हमें मिलता है, जैसे गंदम है या कॉटन है, कुछ भी है, उसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा एनहांस हो जाती है। यानी किसी भी गिवन एरिया से, किसी 1 एकड़ ज़मीन से या 2 एकड़ ज़मीन से हम ज़्यादा मिकदार हासिल कर सकते हैं इस मेथड को यूज़ करने के बाद। इसके अलावा इसका एक और बेनिफिट हमने ये देखा कि जो ग्रेन है, मतलब जो भी हमने आउटपुट पे हासिल किया, चाहे चना है, चाहे राइस का दाना है, ग्रेन है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाती है इस मेथड से। लेकिन एक और बड़ा मज़े का इसमें पॉइंट ये है कि इस नतीजे में जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को ऑब्जर्व किया गया है कि उनका स्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रूव्ड होता है। इसके अलावा उन प्लांट्स में रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब डिजीज़ के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होती है, या पेस्ट वगैरह जो कीड़े मकोड़े प्लांट्स को डिस्टर्ब करते हैं या डिस्ट्रॉय करते हैं, उनके ख़िलाफ़ रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये है इसका फ़ायदा। अब लेक्चर के दूसरे हिस्से में हम एक बड़ी मज़े की टेक्निक डिस्कस करेंगे जिसे ट्रेसर टेक्निक कहते हैं। एक तरह से अभी लेक्चर के इस हिस्से में भी मैंने थोड़ा बहुत आपको ट्रेसर के बारे में बताया है, लेकिन लेक्चर के इस अब जो नेक्स्ट मैं अब बताने लगा हूँ इसमें हम ट्रेसर टेक्निक को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे। जी, तो स्टार्ट करते हैं ट्रेसर टेक्निक। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ट्रेसर से क्या मुराद है। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको फर्टिलाइज़र के साथ रेडियो एक्टिव आइसोटोप मिक्स करके एक एग्जाम्पल दे रहा था। उसमें होता यह है कि जहाँ जहाँ फर्टिलाइज़र जा रहा है प्लांट के अंदर, वहाँ वहाँ रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी जा रहा है, और डिटेक्टर की मदद से हमें पता चल जाता है जहाँ जहाँ से रेडिएशन निकल रही हैं, डिटेक्टर हमें बता देता है कि भी फर्टिलाइज़र के साथ जो आपने रेडियो एक्टिव आइसोटोप मिक्स किया था वो यहाँ तक पहुँच गया। इसका मतलब है कि हम डिटेक्टर की मदद से ये पता लगा सकते हैं कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो कहाँ तक पहुँच गया है। यानी हम उस प्लांट के अंदर फर्टिलाइज़र जहाँ जहाँ जा रहा है उसकी जासूसी कर रहे हैं, या उसका एक इंडिकेशन है जो हमें मिल रहा है। इसका मतलब है रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है ये एक इंडिकेटर का काम कर रहा है कि फर्टिलाइज़र कहाँ तक पहुँच गया है। इसी इंडिकेटर को ट्रेसर भी कहा जा सकता है। यानी जो मैं पहले आपको एग्जाम्पल दे रहा था उसमें भी हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को ट्रेसर के तौर पे ही यूज़ कर रहे थे, यानी जासूसी कर रहे थे कि फर्टिलाइज़र प्लांट में कहाँ तक पहुँच गया। दिस इज़ कॉल्ड ट्रेसर टेक्निक। इस तरह से जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं डिफरेंट केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस की, इसे ट्रेसर टेक्निक कहते हैं। अच्छा, अब एक और छोटी सी बात आपको बता दूं ट्रेसर टेक्निक में मज़ीद आगे जाने से पहले, कि ये जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है ना, ये बिल्कुल वैसा ही बिहेव करते हैं जिस तरह स्टेबल आइसोटोप बिहेव करते हैं उस नेचर के। जैसे अगर कार्बन का कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप होगा तो वो बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा उस टिश्यू के अंदर या उस प्लांट के अंदर या उस एनिमल के किसी टिश्यू के अंदर, वैसा ही बिहेव करेगा जैसा स्टेबल कार्बन बिहेव करता है। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैं थोड़ी देर पहले आपको प्लांट की एग्जाम्पल दे रहा था कि प्लांट के अंदर हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप को एज अ ट्रेसर यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स करके। एक छोटी सी एग्जाम्पल है कि कार्बन 14 जो है, अगर हम उसको फर्टिलाइज़र के साथ मिक्स करें तो ये बिल्कुल वैसा ही बिहेव करेगा जैसे स्टेबल कार्बन 12 करता है। यानी कार्बन 14 से मेरी क्या मुराद है,
कार्बन जिसका मास नंबर 14 है। और कार्बन 12 से क्या मुराद है? कार्बन जिसका मास नंबर 12 है। अब कार्बन 12 जो है ये तो स्टेबल होता है, लेकिन कार्बन 14 स्टेबल नहीं होता। कार्बन 14 के अंदर से बीटा रेडिएशंस निकलती हैं। अब अगर कार्बन 12 की बजाय हम कार्बन 14 फर्टिलाइजर के साथ मिक्स करके ऊपर भेजेंगे प्लांट के अंदर, तो वहां से बीटा रेडिएशंस निकलेंगी और उन बीटा रेडिएशंस को डिटेक्टर की मदद से हम डिटेक्ट कर लेंगे और हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, जो कार्बन 14 है, वो फर्टिलाइजर के साथ कहाँ कहाँ पहुंच चुका है। इसी टेक्निक को हम और भी बहुत सारी जगहों पर यूज करते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताऊं, लाहौर में शालीमार गार्डन में फाउंटेन सिस्टम में एक अंडरग्राउंड एक प्रॉब्लम आ गई थी, यानी एक लीकेज पैदा हो गया था पाइप्स के अंदर, जहां से पानी जो है वो ड्रेन आउट करना शुरू हो गया था। तो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के साइंटिस्ट ने इसी ट्रेसर टेक्निक से उसको स्पॉट आउट किया था, उसको पॉइंट आउट किया था कि ये जो प्रॉब्लम है ये एग्जैक्टली किस जगह पे लाई करती है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं इसी चीज को समझाने के लिए। फर्ज कर लें यहाँ पर एक अंडरग्राउंड पाइप है, ऊपर तो जाहिर बात है सारा आपने सीमेंटेड है, सारा कुछ कंक्रीट वगैरह लगा हुआ है, लेकिन अंदर से ये जो पाइप है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। हालांकि ये अंडरग्राउंड है, लेकिन मैं खुद ही आपको दिखा रहा हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ। अब फर्ज कर लें इसमें इस जगह पे एक क्रैक है और इस क्रैक से पानी या जो भी हमने लिक्विड यहाँ पर जो भी हम लिक्विड ड्रेन आउट कर रहे हैं, उस पानी या लिक्विड की यहाँ पर काफ़ी सारी क्वांटिटी इकट्ठी हो गई है, क्योंकि यहाँ लीकेज है, क्रैक है, यहाँ से वो लीक कर रहा है। अब होगा क्या कि अगर हम इस पानी के साथ या इस लिक्विड के साथ कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप मिक्स कर देंगे तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप पानी के साथ साथ आगे आता जाएगा। अब जहाँ लीकेज है वहाँ ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप पानी के साथ साथ ज्यादा इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पानी भी ज्यादा है। तो यहाँ रेडियो एक्टिव आइसोटोप चूंकि पानी के साथ मिक्स करके हमने भेजा है, तो यहाँ रेडियो एक्टिव आइसोटोप ज्यादा इकट्ठा होगा। अब जाहिर बात है रेडिएशन तो हर जगह से निकलेंगी, यानी जहां जहां से रेडियो एक्टिव आइसोटोप गुजर रहा है वहां से रेडिएशन निकलेंगी, लेकिन ज्यादा रेडिएशन कहां से निकलेंगी? जहां क्रैक था, क्योंकि यहां रेडियो एक्टिव आइसोटोप ज्यादा मिकदार में इकट्ठा हुआ है। तो डिटेक्टर्स की मदद से हमें पता चल जाएगा कि कहां से ज्यादा रेडिएशन आ रही हैं और हम ये पता लगा लेंगे कि यहां पर अंडरग्राउंड क्रैक मौजूद है इस पाइप के अंदर। यानी बजाय इसके कि हम पूरे ऊपर ग्राउंड को पूरा ऊपर से हम तोड़ें और फिर देखें कि क्रैक कहाँ पे है, हम इस ट्रेसर टेक्निक से बगैर पूरे पाइप के ऊपर वाले सारे जगह को तोड़ के हम एग्जैक्टली पॉइंट आउट कर सकते हैं कि क्रैक एग्जैक्टली कहाँ पे है। ट्रेसर टेक्निक को ही डिस्कस करते हुए अब हम थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं मेडिकल साइड पे। सो मेडिकल डायग्नोस्टिक्स एंड थेरापी, इसमें एक छोटी सी चीज़ आपको बता दूं, जो ट्रेसर हम अपनी बॉडी के अंदर भेजते हैं, इनकी मदद से हम बॉडी में जो डाइजेशन का फिनोमिना है, जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं और इसमें जो डाइजेशन का पूरा प्रोसेस है उसको मॉनिटर कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ डिफरेंट तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं डिफरेंट टिश्यूज़ में, डिफरेंट ऑर्गन्स में, हम इन सारे रिएक्शंस को ऑब्जर्व कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे एक छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर हम फूड की एग्जांपल लें, जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं पानी वगैरह के साथ, तो उसके अंदर सोडियम और हाइड्रोजन जो है, जो ये वाले केमिकल्स हैं, ये तो हमारी पूरी बॉडी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, लेकिन कुछ खास किस्म के रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है ये डिफरेंट टिश्यूज में डिफरेंट तरह से डिपॉजिट होते हैं, यानी कुछ स्पेसिफिक टिश्यूज में ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं। जैसे एग्जांपल दूं, आयोडीन जो है, रेडियो आयोडीन की मैं बात कर रहा हूं, ये थायराइड ग्लैंड में ज़्यादा डिपॉजिट होता है। इसी तरह अगर हम बात करें कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट जो है ये लीवर में ज़्यादा डिपॉजिट होता है। और फास्फोरस जो है, रेडियो आइसोटोप्स की बात कर रहा हूँ, फास्फोरस जो है ये ज़्यादा बोन्स में डिपॉजिट होता है। अब एक और छोटा सा पॉइंट है इसमें, ये बात याद रखें कि अगर किसी टिश्यू के अंदर कोई डिजीज मौजूद है तो वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा एज कंपेयर टू द हेल्दी टिश्यू। ठीक है, यानी फर्ज कर लें थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज है, या कोई खुदा ना खास्ता कोई कैंसर वाला मामला है, या कोई भी इस तरह की डिजीज है, तो रेडियो आयोडीन को अगर हम बॉडी के अंदर इनटेक करें तो ये थायराइड ग्लैंड में जमा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर थायराइड ग्लैंड
डिजीज्ड है यानी एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, तो उसके अंदर रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है, रेडियो आयोडीन की बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मल से डबल डिपॉजिट होगा। यानी अगर यही थायराइड ग्लैंड हेल्दी होता तो अगर इसमें एब्जॉर्ब होना था वन डिजिट एब्जॉर्ब होना था, तो अगर डिजीज थायराइड ग्लैंड है तो उसमें डबल एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, इसी तरह इस तकरीबन सेम इसी मेथड से हम सर्कुलेशन ऑफ ब्लड जो है उसको भी मॉनिटर कर सकते हैं, और उसके लिए हम यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप सोडियम 24। ये जो मैं आपको डिफरेंट रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स यानी ट्रेसर्स के नाम बता रहा हूँ, इनके नाम और इनके काम ये दोनों आपने याद रखने हैं एमसीक्यूज के लिए। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कैंसर की ट्रीटमेंट की। रिसर्च से ये साबित होता है कि कैंसर वाले जो सेल्स हैं यानी कैंसरस सेल्स, जो सेल्स हैं जिनकी वजह से कैंसर फैल रहा है पूरी बॉडी के अंदर, ये वाले सेल्स रेडिएशंस को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं या रेडियो एक्टिव आइसोटोप का ज़्यादा असर लेते हैं, और इन सेल्स को रेडियो एक्टिव आइसोटोप से निकलने वाली रेडिएशंस की मदद से ज़्यादा ईजीली किल किया जा सकता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं, मोस्टली रेडियोथेरापी की मैं बात कर रहा हूँ, गैमा रेज को यूज़ किया जाता है जो कोबाल्ट 60 से निकलती है। यानी कोबाल्ट 60 जो है ये सोर्स है गैमा रेडिएशंस का। इससे जो गैमा रेडिएशंस निकलती हैं वो गैमा रेडिएशंस हम उन टिश्यूज़ के ऊपर फोकस करते हैं जिन टिश्यूज़ में कैंसर मौजूद है, ताकि हम उनको किल कर सकें। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेथड्स हैं कैंसर को किल करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर कैंसर है तो उसको कॉम्बैट करने के लिए यानी उसकी ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियो एक्टिव आयोडीन 131। ये मैं थोड़ी देर पहले भी आयोडीन का जिक्र कर रहा था, और उसमें हमने ये देखा था कि थायराइड ग्लैंड के अंदर आयोडीन ज़्यादा इकट्ठा होता है, और अगर यहाँ पर कैंसर है फिर तो बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा होता है, तकरीबन 2 टाइम्स आयोडीन यहाँ पर इकट्ठा होगा। और रेडियो एक्टिव आयोडीन अगर हमने उस पेशेंट की बॉडी के अंदर भेज दिया है किसी भी तरीके से, उसके बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, इंजेक्शन के थ्रू हम भेज सकते हैं, या उस टिश्यू के अंदर किसी भी तरीके से इम्प्लांट कर सकते हैं छोटी सी सर्जरी के थ्रू, या एक छोटे से सीड की शक्ल में कैप्सूल के अंदर हम उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप को बॉडी के उस टिश्यू के अंदर भेज सकते हैं जहां कैंसर मौजूद है। वहां से फिर रेडिएशंस निकलेंगी उस आइसोटोप के अंदर से, और वो कैंसर वाले जो सेल्स हैं उनको किल करेंगी। अब हम बात करते हैं स्किन कैंसर की। स्किन कैंसर की अगर ट्रीटमेंट की बात की जाए तो इसमें हम 2 तरह के रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ कर सकते हैं, एक फॉस्फोरस 30 और एक स्ट्रोंशियम 90। फॉस्फोरस 30 नहीं, फॉस्फोरस 32। फॉस्फोरस 32 एंड स्ट्रोंशियम 90, इनको हम यूज़ कर सकते हैं स्किन कैंसर को किल करने के लिए, क्योंकि ये दोनों जो है ये बीटा रेडिएशंस के सोर्स हैं। इनके अंदर से बीटा रेडिएशंस निकलती हैं जो स्किन पे मौजूद जो कैंसर वाले सेल्स हैं उनको किल कर सकती हैं। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान, चाहे मैं रेडियोथेरापी की बात करूं, गैमा रेज की मदद से जो कैंसर को किल करने की हम बात कर रहे थे कोबाल्ट 60 से, इसी तरह थायराइड ग्लैंड की कैंसर को किल करने के लिए अगर हम यूज़ कर रहे हैं आयोडीन 131, या अगर हम स्किन कैंसर को कॉम्बैट कर रहे हैं, इस सारे प्रोसेस के दौरान जो मेडिकल स्टाफ है या जो अटेंडेंट्स है वहाँ पर उस पेशेंट के आसपास, उनके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये रेडिएशंस कैंसर वाले सेल्स को किल तो करती हैं, लेकिन इनका एक्सेसिव एक्सपोजर या ठीक से अगर इनको हैंडल ना किया जाए तो ये हेल्दी सेल्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, और हेल्दी सेल्स को अगर पार्शली डिस्ट्रॉय कर दें तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कैंसर को किल करने के लिए तो ये यूज़ होती हैं, लेकिन इनकी वजह से कैंसर भी हो सकता है, इसलिए बहुत एहतियात करनी पड़ेगी इनको यूज़ करने के लिए। यानी इनसे फ़ायदा लेने के लिए हमें बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं रेडियोग्राफी की। रेडियोग्राफी जो है ये बिल्कुल एक तरह से स्कैनिंग टेक्निक है जिसमें हम गैमा रेज की मदद से स्कैनिंग करते हैं। बिल्कुल वैसे ही उससे मिलता जुलता ही मेथड है जिस तरह आपने पहले चैप्टर नंबर 20 में एक्सरे स्कैनिंग पढ़ी थी। गैमा रे रेडियोग्राफी जो है इसको यूज़ किया जाता है ब्रेन वगैरह के अंदर ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए, या बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट में कुछ इस तरह की एबनॉर्मैलिटी को ऑब्जर्व करने के लिए या डिटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, मैं ओवरऑल
किसी भी ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन बीइंग के अलावा बात कर रहा हूँ, यानी किसी पाइप के अंदर क्रैक है, जिस तरह मैं पहले शालीमार गार्डन की एग्जांपल आपको दे रहा था, उसकी भी हम स्कैनिंग कर सकते हैं। और स्कैनिंग के दौरान अगर हमें किसी जगह से ज़्यादा रेडिएशंस मिल रही हैं, यानी काउंट रेट यानी रेडिएशंस का मिलने का जो रेट है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि क्रैक इस जगह पर मौजूद है, चाहे मैं अंडरग्राउंड पाइप की बात कर रहा हूँ या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी होल या क्रैक वगैरह की बात कर रहे हैं। तो ये है गैमा रेडियोग्राफी। अच्छा, इसमें एज अ डिटेक्टर हम यूज़ करते हैं गैमा कैमरा। अब गैमा कैमरा क्या करता है, उन रेडिएशंस, हमने बॉडी फर्स्ट कर ले, मैं पेशेंट की एग्जांपल लेता हूँ जिसकी बॉडी के अंदर किसी भी एबनॉर्मेलिटी को ऑब्जर्व करने के लिए हमने कोई रेडियो एक्टिव आइसोटोप रखा हुआ है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, किडनी के अंदर हमने फर्ज कर लें रेडियो एक्टिव आइसोटोप रखा हुआ है किसी भी डिजीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए, स्कैनिंग करने के लिए, तो हमने फिर क्या करना है, गैमा कैमरा की मदद से हम ओवरऑल स्कैनिंग करेंगे, उन गैमा रेडिएशंस को डिटेक्ट करेंगे जो उस रेडियो एक्टिव सोर्स से आ रही हैं, और उस पूरी स्कैनिंग के नतीजे में हमारे पास एक इमेज आएगा, और उस इमेज से हमें पता चल जाएगा कि एबनॉर्मेलिटी, ट्यूमर वगैरह या और भी किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी किस जगह पर मौजूद है, यानी उसकी प्रिसाइज लोकेशन का हमें पता चल जाएगा। जैसे सामने एक आप स्कैनिंग देख रहे हैं, एक पूरा इमेज आप देख रहे हैं, इसमें किडनी के अंदर आपको कुछ डॉट्स नज़र आ रहे हैं। ये डॉट्स असल में शो कर रहे हैं कि इस जगह पर रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो अक्यूमुलेटेड है, या इस जगह पे हमने आइसोटोप को रखा हुआ है और यहाँ से रेडिएशंस आ रही हैं। तो चारों तरफ से हमने पूरी बॉडी की स्कैनिंग की है और आपको पूरा एक रफ सा इमेज नज़र आ रहा है जिसमें हम एबनॉर्मेलिटी को एग्जैक्टली लोकेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। आज का लेक्चर थोड़ा सा हो सकता है बोरिंग भी हो, थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप था, इसमें मैथमेटिकल तो कुछ भी नहीं था, फिर भी कोशिश मैंने पूरी की है कि आपको समझ आए। अपना ख्याल रखें, अगले लेक्चर तक मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।